लेक्चर के अंदर आप पढ़ रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जिसके अंदर आपने मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। और मैनेजमेंट के अंदर आपने पढ़ा था कि कैसे आपका जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से फंक्शंस हैं जो मैनेजमेंट है उसके। ठीक है, आज के लेक्चर में आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो वर्क करते हैं मैनेजमेंट के लिए, कौन कौन से सिद्धांत के ऊपर जो है मैनेजमेंट वर्क करती है। ठीक है, क्या सिद्धांत हैं इसके। ठीक है, प्रिंसिपल्स क्या है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क, जिसके ऊपर ये वर्क करती है मैनेजमेंट। सबसे पहला सिद्धांत क्या कहता है, डिवीजन ऑफ वर्क, के वर्क को डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पर्सन के पास जो है एक पर्टिकुलर जॉब है। ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन के पास एक पर्टिकुलर जॉब है जिसके ऊपर वो स्पेशलाइज्ड हो गया है, जिसके ऊपर उसकी स्पेशलाइजेशन हो गई है। ठीक है, जिसके कारण अब क्या है, वो स्पेशलाइज्ड पर्सन उस काम को कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, जैसे जो पर्टिकुलर पर्सन है उसने जो जॉब के ऊपर उसने काम किया है उसके ऊपर वो स्पेशलाइज्ड हो गया है, उसको वही काम जो है डिवाइड होके मिला है। ठीक है, अगर किसी को लेथ चलाने का काम मिला है तो वो लेथ ही चला रहा है, ऐसा नहीं कि उसको कभी ड्रिलिंग करनी है, कभी फिर से वो है वेसिंग करनी है, कभी फिर से ड्रिलिंग, ऐसे वर्क नहीं है। उसको एक पर्टिकुलर वर्क दे दिया है। ये किसने किया, ये मैनेजमेंट ने किया। ठीक है, मैनेजमेंट का सबसे पहला सिद्धांत क्या होना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क सबको बराबर मिले और कॉमन मिले और सबको एक जैसा काम हो, जितना काम एक कर रहा है उतना ही दूसरा करे। डिवीजन ऑफ वर्क ऐसे होनी चाहिए, मैनेजमेंट के द्वारा ये डिसाइड करना है। ठीक है, सेकंड इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजमेंट के अंदर जो पर्सन्स हैं उनको अथॉरिटी मिलती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। इस सिद्धांत के ऊपर वो काम करते हैं कि वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही यूज करें। ठीक है, उसको एक पर्टिकुलर काम को अचीव करने के लिए यूज करें, उसका मिसयूज ना करें। जो भी उनको अथॉरिटी मिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हैं, उसका मिसयूज ना हो, उसका फेयर यूज हो और उससे क्या हो, एक पर्टिकुलर काम जो आप करवाना चाहते हैं वो अपना पॉसिबल हो। ठीक है, ये भी क्या है, ये एक जो है सिद्धांत है मैनेजमेंट का, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ जो है मैनेजमेंट को काम करवाना है। डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन रहने चाहिए। तो डिसिप्लिन भी क्या है, एक सिद्धांत है जो कि मैनेजमेंट का सिद्धांत है, मैनेज करने का सिद्धांत है कि आपने क्या करना है, डिसिप्लिन के अंदर रह के ही पूरा मैनेजमेंट करनी है। और जो मैनेज जिसको अपन ने मैनेज किया है उसको भी डिसिप्लिन में रहने का जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है उनको, कि वो किस में रहे, एक डिसीजन में उसमें रहे, डिसिप्लिन में रहे। इसके लिए वर्ड्स होते हैं जो कि फेजल ने कंसीडर किए थे। ठीक है, ये सारी जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, ये अकॉर्डिंग टू फेजल है। फेजल ने ये फेजल के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहना कि ये किसका है, फेजल के सिद्धांत है ये। ठीक है, फेजल ने सिद्धांत दिए थे। तो डिसिप्लिन के बारे में उसने लिखा है, फेजल ने क्या कहता, आउटवर्ड मार्क्स ऑफ डिसिप्लिन क्या है, आउटवर्ड मार्क्स ऑफ रिस्पेक्ट है। ठीक है, रिस्पेक्ट। ठीक है, ये इसको डिसिप्लिन को क्या कहा है उसने, आउटवर्ड मार्क्स ऑफ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट करने के आउटवर्ड मार्क्स है डिसिप्लिन, कि कैसे आप जो है आपके जो सीनियर हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, कैसे आपके जूनियर्स को जो है उनके साथ जो है कम्युनिकेशन बनानी है, उसको आप क्या बोलते हैं, रिस्पेक्ट, सॉरी उसको क्या कहते हैं आप, जो है आपका डिसिप्लिन कहते हैं। तो फेजल्स के अकॉर्डिंग ही अपन ने सारे सिद्धांत लिखे हैं, ये बात ध्यान रहे। नेक्स्ट आपका फोर्थ जो है प्रिंसिपल वो कहता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड के अंदर यूनिटी
होनी चाहिए, ठीक है। जो सीनियर्स जो कमांड देंगे, जो मैनेजमेंट जो कमांड देगी, उसके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। बाय डिफरेंट लीडर्स द कमांड should be same and united by the authorities। जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा जो कमांड दी गई है वो सेम होनी चाहिए और उसकी जो है ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक अथॉरिटी कुछ और आदेश दे दे और दूसरी अथॉरिटी कुछ और आदेश दे दे, ठीक है। ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है कि जो डायरेक्शन देनी है, कमांड देनी है, वो यूनाइटेड होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए उसके अंदर। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सेम टू सेम चीज है कि डायरेक्शन के अंदर भी यूनिटी होनी चाहिए। जो डायरेक्शन आप दे रहे हैं अपने वर्कर्स को, अपने जो जिन्होंने काम करना उनको जो आदेश दिए जा रहे हैं उनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, ये थी आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और भी है आगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं जिनके ऊपर जो है मैनेजमेंट वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद है रेम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ, ठीक है। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं 5 हो गए थे, 6 लिख सकते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ। स्टाफ का रेम्यूनरेशन, स्टाफ को जो अपने वेजेस प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, उनको जो पे करना है, ठीक है, फेयरली पेड होने चाहिए वो, ठीक है, फेयरली पेड। मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर इंसान को ज्यादा पैसा मिल रहा है जो कि कम काम कर रहा है, कुछ दूसरा ज्यादा काम कर रहा है उसको कम पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो रेम्यूनरेशन जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, जो है फेयरली पेड होने चाहिए। जो उनको पैसा मिलना है वो फेयरली पेड होना चाहिए, ठीक है। ये है रेम्यूनरेशन ऑफ स्टाफ, इसका ये भी सिद्धांत है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट सिद्धांत आप क्या लिख सकते हैं, कौन सा जो है प्रिंसिपल जिसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, सेंट्रलाइजेशन। जो भी अपने डिसीजंस लिए हैं, जो भी अपने काम चल रहा है, जितनी भी वर्किंग चल रही है, ठीक है, तो उसको क्या है, एक लीडर को सारी चीजें जो है सेंट्रलाइज, मतलब कि एक लीडर पर्टिकुलर पर्सन जो कि उस पूरे को हैंडल कर रहा है उसके पास जानी चाहिए सारी जो है कमांड्स और सारी डायरेक्शंस जो भी वर्कर्स को मिली है उसके ऊपर एक अथॉरिटी होनी चाहिए। वो एक अथॉरिटी जो है वही डिसीजन ले कि ये जो वर्क मैनेजर्स ने लिया है, डिसीजन लिया है, क्या वो सही है या नहीं है, ठीक है। मतलब कि सेंट्रलाइज कर देना पूरे प्रोसेस को, ठीक है। एक पर्टिकुलर सेंटर होना चाहिए जिसके ऊपर जो है इसको टॉप मैनेजर, टॉप मैनेजमेंट के अंडर होना चाहिए सारा सिस्टम, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट के अंदर सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, उसके ऊपर सारा प्रोसेस जो है टॉप मैनेजर्स के पास जाना चाहिए। अदरवाइज जो है नीचे के लेवल के वर्कर्स हैं वो क्या करेंगे, अथॉरिटीज का उनके ऊपर उसका मिसयूज करेंगे, ठीक है। तो द स्केलर चेन, ठीक है, एक चेन बनी होनी चाहिए। स्केलर चेन क्या होती है, स्केलर चेन मतलब कि स्केल के अकॉर्डिंग, जैसे कि पहला जो है सबसे लार्ज पर्सन, जो मेन पर्सन है, सेंट्रलाइज्ड है, उसके पास अथॉरिटी, उसके बाद उससे जो टच में है वो 2 अथॉरिटीज, उससे जो टच में है वो अथॉरिटीज, उसके जो टच में है आगे, ठीक है, वो कुछ भी XYZ हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी आगे अथॉरिटी, मतलब कि एक चेन होनी चाहिए। ये मैनेजर, इसने इन दोनों को मैनेज करना, इसने इन दोनों को मैनेज करना, इससे इन दोनों को मैनेज करना, ठीक है। ऐसे जो है ये चेन होनी चाहिए, स्केलर चेन, ठीक है। मतलब कि आगे जैसे जैसे नीचे अथॉरिटीज बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे वर्किंग स्टाफ जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये है स्केलर चेन, इस हिसाब से मैनेजमेंट जो है वो वर्क करती है, ठीक है। और कौन सी चीजें हैं जो प्रिंसिपल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग ये वर्क करती है, ऑर्डर, इक्वलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर देना, ठीक है। ऑर्डर्स कैसे जो है, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर मतलब कि एक आदेश देना, आदेश जारी करना जिसके हिसाब से जो है वर्क जो है वो और ज्यादा आसान हो जाए और ज्यादा सही हो जाए, ठीक है। इक्वालिटी, सबको बराबरता का हक, इक्वालिटी, इक्वल कर देना सबको, ठीक है, इक्वालिटी।
नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ स्टाफ, स्टाफ को कैसे स्टेबल करके रखा जा सकता है रेमुनरेशन की हेल्प से, ठीक है। तो ये सारी क्या है, इसको आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बताया कि कैसे जो है सिद्धांत, कौन कौन से सिद्धांत हैं जिनके ऊपर मैनेजमेंट वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब आपके पास जो है आपको पता चला कि स्ट्रक्चर जो है वो कैसे वर्क करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर जो है वो वर्क करते हैं, किन स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग जो है वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके हिसाब से आप काम करते हैं एक इंडस्ट्री के अंदर। तो उसके अंदर चार जो है मेन स्ट्रक्चर्स हैं, फोर मेन स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू वर्क इन टू मैनेज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट के लिए तीन बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको फॉलो, चार बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। पहला है लाइन ओरिएंटेड, ठीक है, जब इसको बोल सकते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको दूसरा नाम है लाइन ऑर्गेनाइजेशन या लाइन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद नेक्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन के हिसाब से कैसा काम है उसके हिसाब से जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क करेगी, ठीक है। और लास्ट है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ऐसे जो है चार तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस जो है आप यूज करते हैं, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जो है अलग अलग क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इसके बारे में डिटेल दो, कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, सबसे पहले अपन लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं आज, बाकी जो है अपन कल करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो सबसे पहले लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसके अंदर जो स्टाफ होता है, देयर इज ए सिंगल मैनेजर ऑन सिंगल स्टाफ एट ईच लेवल, हर लेवल के ऊपर सिंगल स्टाफ के ऊपर सिंगल मैनेजर है। जैसे पहला मैनेजर उसका मैनेजर, ठीक है, ऐसे लेवल बने हुए हैं, हर लेवल के ऊपर सिंगल मैनेजर है, अथॉरिटी जो है सिंगल है, अथॉरिटी ऑफ ए पर्टिकुलर वर्क इज ऑन ए सिंगल मैनेजर। एक सिंगल मैनेजर के ऊपर एक पर्टिकुलर वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस मैनेजर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके मैनेजर की, ठीक है। ऐसे मतलब कि एक मैनेजर के ऊपर दूसरा मैनेजर है, ठीक है, लाइन ओरिएंटेड है, एक ही लाइन बनेगी। एक लाइन मतलब कि यहाँ पे एक लाइन है सीधी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले कौन आ गया, कंपनी का प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के बाद उसके बाद क्या आ गया, कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया, वाइस प्रेसिडेंट के बाद एक अथॉरिटी क्या आई, अब नेक्स्ट लाइन वाइज चल रहा है ना, उसके बाद आ गया मैनेजर प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन मैनेजर,
और उसने क्या कर रखा है, प्रोडक्शन मैनेजर ने अपने स्टाफ को काम पे लगा रखा है। तो नीचे क्या आ गया, फोरमैन्स या वर्कर्स, वर्कर्स ए, वर्कर बी और वर्कर सी। ठीक है, जब फोरमैन आ जाएंगे, फोरमैन ऑफ ए वर्कर्स, ठीक है, फोरमैन ऑफ ए वर्कर्स और फोरमैन ऑफ बी वर्कर्स, फोरमैन ऑफ सी वर्कर्स। ठीक है, यहाँ पे 3 वर्कर्स के फोरमैन आ जाएंगे। फोरमैन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, फोरमैन जो उनको ऑथराइज करेगा, फोरमैन। वर्कर बी, वर्कर्स बी, ठीक है, बी बैच के वर्कर्स को ये वाला फोरमैन और सी बैच के वर्कर्स को ये वाला फोरमैन। मतलब कि सीधा जो है वर्कफोर्स के मैनेजर आगे, उसके ऊपर जो अथॉरिटी है, जो मैनेजमेंट है, वो कैसी है, एक लाइन ओरिएंटेड है। मतलब कि जो वर्कर्स है, जो स्टाफ है, वो तो है जैसे भी, उसके ऊपर जो मैनेजमेंट है वो कैसी है, प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट है और उसके ऊपर प्रेसिडेंट है। अगर आपको कोई काम है तो आप प्रोडक्शन मैनेजर के पास जा सकते हो, आप वाइस प्रेसिडेंट के पास नहीं जाओगे, वो नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको सुनाने के लिए कौन है, प्रोडक्शन मैनेजर है। तो वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्शन मैनेजर से डिटेल लेगा, प्रोडक्शन मैनेजर कुछ भी करता रहे नीचे, वाइस प्रेसिडेंट को कुछ नहीं पता। यहाँ पे क्या है, अथॉरिटी है जो प्रोडक्शन मैनेजर के पास, इसके नीचे के वर्कर्स को किसी को भी निकाल सकता है, किसी को भी ऐड कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, मिसयूज हो सकता है इस पावर का, ये तो इसके अंदर दिक्कत है। लेकिन लाइन ओरिएंटेशन जो मैंने इसकी डेफिनेशन बताई, उसके अकॉर्डिंग क्या है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो अब अपन इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिख लेते हैं। सबसे पहले एडवांटेज लिखते हैं, एडवांटेजेस ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन किन मामलों में जो है वो बढ़िया है। एक तो ये सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है कि क्या काम चल रहा है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ठीक है, सिंपल इन जो है समझने में इसको आसान है। ठीक है, सिंपल इन अंडरस्टैंडिंग। और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, जो है अथॉरिटी जो है एक है, तो जो ऑर्डर है वो पर्टिकुलर एक ही पर्सन देगा। तो उसके अंदर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्लियर कट है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लियर कट। मतलब कि बिल्कुल क्लियर है कि उनके अंदर कोई ऐसे नहीं है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं थी। कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि जब पर्टिकुलर प्रोडक्शन मैनेजर के पास अथॉरिटीज है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके नीचे के काम करने की। नेक्स्ट इसकी एडवांटेज क्या लिख सकते हैं अपन, थर्ड एडवांटेज क्या हो सकती है इसकी, कि ये क्या है, जो डिसिप्लिन है इसके अंदर अच्छा रहता है। ठीक है, ड्यू टू स्मॉल स्ट्रक्चर, स्मॉल स्ट्रक्चर डिसिप्लिन इज हाई। जो ज्यादा ध्यान है वो डिसिप्लिन के ऊपर रखा जा सकता है। ठीक है, कंट्रोल भी इजी है। ठीक है, इजीली कंट्रोल्ड, इजीली कंट्रोल्ड, कंट्रोल जो है वो आसान है। ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं जो लाइन ओरिएंटेड है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन ने एडवांटेजेस लिखी। नेक्स्ट इसकी अपन कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस और क्या क्या हो सकती हैं इसकी, खुद से लिख सकते हो कि ये जो होती है इसके अंदर जो प्रेसिडेंट है वो एक है, तो डिसीजन जो होगा वो भी एक ही होगा। जो डिसीजंस हैं वो उसके अंदर कोई ना कोई ऐसे नहीं हो सकता कि कोई किसी और जो है बॉस उसका डिसीजन कुछ और हो, किसी और बॉस का डिसीजन कुछ और हो। ठीक है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में सिंगल बॉस है तो यहाँ पे डिसीजन भी सिंगल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेजेस। कौन कौन से नुकसान है इसके, डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या लिख सकते हैं अपन, कि ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर क्या रहता है, ये फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड इन लार्ज फिल्म्स ड्यू टू ओवरलोड on managers organize जो है structure will be fail, structure will
तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे बहुत सारा स्टाफ नहीं है, एक ही पर्टिकुलर पर्सन है, उसके ऊपर ओवरलोड हो जाएगा, जिसके कारण क्या है वो स्ट्रक्चर जो है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, सेकंड आप इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी जो है इसकी डिसएडवांटेज है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, ये भी इसकी डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद और क्या लिख सकते हैं, और जो है इसके अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, मतलब कि अब जो है फ्लेक्सिबिलिटी कैसे है कि जो है वाइस प्रेसिडेंट चेंज हो जाए, ठीक है, और नए वाइस प्रेसिडेंट की एंट्री हो तो क्या होगा, ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको वो कुछ और स्ट्रक्चर देगा। ठीक है, उसके नीचे के वर्कर्स को कुछ जो है इंक्रीमेंट मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, वो मैनेजमेंट में आएंगे। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, पर्संस के चेंज होने की जो है जगह है। लेकिन इस लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एक ही प्रोडक्शन मैनेजर है जो कि सारी जिंदगी प्रोडक्शन मैनेजर ही रहेगा, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट तो उसको बना नहीं सकते और वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट नहीं बना सकते, तो प्रेसिडेंट एक रहेगा, वाइस प्रेसिडेंट एक रहेगा, प्रोडक्शन मैनेजर एक रहेगा और फॉरमैन्स की जगह बदलती रहेगी बस। तो मतलब कि मैनेजमेंट के अंदर बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और जो डिक्टेटरशिप इसके अंदर आप ऐड, डिक्टेटर जो ऑर्डर्स हैं वो डिक्टेटरियल हो सकते हैं, डिक्टेटरशिप इसके अंदर आ सकती है, तो डिक्टेटरियल जो है डिसीजंस हो सकते हैं। जो डिसीजंस है वो डिक्टेटरियल हो सकते हैं, मतलब ये डिक्टेटरशिप आ सकती है कि आपको ऐसा ही करना है। अब आप किसी और मैनेजर के पास तो जा नहीं सकते, आपके पास एक ही मैनेजर है जिसने आपको कोई ना कोई ऑर्डर दे दिया कि ये काम ऐसे होना है, तो आपको वैसे ही करना होगा। ठीक है, तो ये है लाइन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर स्टाफ जो है वो लाइन वाइज है, मतलब कि पहले प्रेसिडेंट, उसके नीचे कुछ और वर्कर, उसके नीचे कुछ और वर्कर, और फिर जाके आपके जो है पर्टिकुलर स्टाफ जो है वो काम करता है। ठीक है, तो इसके अंदर ये खासियत और जो अपन इसके नुकसान पड़े हैं ये थे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आप दूसरे तरीके की जो है लाइन एंड स्टाफ टाइप ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके अंदर क्या स्पेशलिटी आई इससे। ये तो बिल्कुल सिंपल थी, इसके अंदर कमियां आई बहुत सारी। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे उसके अंदर उसकी थोड़ी सी चीजें जो है चेंज जो हो जाएंगी, उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या कुछ चेंजेस आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।